Okay, I think we are all set to have the discussion. No, se pehle, if you guys have any questions, do let me know. If there are any questions regarding chapter 5, जिसमें हम लोग LTS systems का frequency response discuss कर रहे थे. Chapter 5 में we discuss the frequency response in a lot more detail, जिसमें हम magnitude response जो है उसको separately देख रहे थे और phase response को हमने काफी time लिया है. Group delay was a new notation which we introduced, और फिर ये कि हमने एक सिंगल जीरो या एक सिंगल पोल का जो इफेक्ट है मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे, फेज रिस्पांस पे और ग्रुप डिले पे, वो हम लोगों ने एग्जामिन किया था. उसके अलावा लीनियर फेज को हमने काफी एम्फसाइज किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर फेज एंड व्हाई डू वी नीड इट. ठीक है, हमें क्यों चाहिए होता है. और उसके बाद फिर आई थिंक द लास्ट टॉपिक वाज लीनियर फेज FIR सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम जिनका इम्पल्स रिस्पांस जो है इट हैज फाइनाइट ड्यूरेशन, and if it is supposed to have linear phase, then we see some kind of a symmetry in the impulse response around the middle point, जिसके बेस पे हमने 4 types के जो है वो FIR linear phase systems हम लोगों ने स्टडी किए थे. Apart from that, मेरे ख्याल में जो frequency response की बेस पे हमने कुछ स्पेसिफिक LTS सिस्टम्स भी कंसिडर किए, जैसे अल्फा सिस्टम है या मिनिमम फेज सिस्टम है. तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चैप्टर 5, do let me know because that's the right time. Otherwise we are kind of ready to move to chapter 6, the new chapter. So chapter 6 or 7 जो है they are devoted to the discussion of FIR and IIR filters, even though कि chapter 5 में भी हमने थोड़ा सा background cover किया है, which kind of covers the filter design in a different way. जो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि चैप्टर 5 में क्या मामला है कि गिवन अ सिस्टम फंक्शन और गिवन अ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, हम देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड इट्स फेज रिस्पांस. लेकिन जो चैप्टर 7 में आप लोग देखेंगे उसमें ये होगा कि यू गाइस विल बी गिवन अ मैग्नीट्यूड रिस्पांस, आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस गिवन होगा and you guys will be supposed to construct a system function or an impulse response which kind of mimics that particular desired frequency response or the magnitude response faithfully. So it's more or less the same topic, but we are examining the things in a different way. Okay, before I discuss today's topics, जो chapter 6 की जितनी भी discussion है, एक और चीज भी है मेरे ख्याल में कि some students they wrote to the TA and they wanted to kind of discuss homework 4 in the sense कि they wanted me to reduce the number of questions in homework 4. तो आप सब लोगों के लिए the message I have वो ये है कि reduction in the homework 4 question set is not possible. आप लोग ज्यादा टाइम ले सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें, क्योंकि I designed that homework very carefully, और उसमें I know कि it's not very detailed. उसमें कुछ questions हैं जो basic algebra आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास एक equation है तो वहां से आपने next equation तक पहुंचना है, and there are no difficult steps in that. जस्ट एक क्लासिक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा जो है वो आप लोगों ने करना है. एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने कुछ मैटलैब प्लॉट्स करने एंड द इक्वेशंस आर गिवन, दैट्स नॉट डिफिकल्ट. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बाय इंस्पेक्शन आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो मिनिमम फेज सिस्टम है कि नहीं. यू जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशंस. अगर आपको अल्फा सिस्टम, मिनिमम फेज सिस्टम्स वगैरह की डेफिनेशंस पता है तो देन दैट्स इट. या लीनियर फेज FIR फिल्टर्स वगैरह हैं, उनके ग्रुप डिले अगर आपने पता चलाना है तो दैट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि लीनियर फेज का मतलब है कि फेज इज कांस्टेंट, और जो फेज आपके पास लीनियर फेज का मतलब है कि जो आपके पास फेज है उसको जब आप ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो स्लोप है दैट वुड बी योर ग्रुप डिले. So if you go through my previous lectures and if you go through the textbook carefully, then those homework questions
they're not very difficult, so you guys can do it. But if you guys insist, so we can increase the deadline a bit. Usme bhi ye ke I've got to know ke next week might be off because of the winter break. If that's the case, then you guys will have plenty of time to attempt your homework 4. तो अगर next week जो है वो हमारे पास off होता है, तो I assume कि you guys will be able to do the homework 4 on time. If for some reason there is no winter break and we are supposed to take lectures the next week as well, तो उस केस में फिर ये होगा कि जैसे आप लोगों का homework 4 जो है if it is due on Friday 1st of January, तो आप उसको जो उससे next जो Tuesday होगा which is 5th of January, तो वहाँ पे आप उसको push कर सकते हैं. तो in any case you guys are supposed to attempt all the questions. They will kind of make you feel better about the course and about chapter 5, or yeah, that's it. Okay, अब मज़ीद कोई follow-up questions हैं तो do let me know. ठीक है, otherwise I'm going to start the discussion for today's lecture, which is efficient structure design for FIR and IAR systems. और in any case अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो आप लोगों ने फौरन टाइमली जो है वो मुझे इंटीमेट करना है. Okay, so today we want to start discussion of chapter 6. ठीक है, chapter 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are actually designing efficient structures किस चीज के लिए? For IIR and FIR systems. So when I say system, तो it means कि हम LTS systems की बात कर रहे हैं. और in general जो discrete time systems हैं उनमें FIR और IR की notation जो है it's more generic. यानी कि it's not only limited to specific frequency selective filters. कि जब भी मैं IR system कहता हूँ या FIR system कहता हूँ तो I do not always have the frequency selective low pass, high pass band, stop band, pass filters in mind. इनके in general आपके पास जो discrete time systems हैं they could be IR और FIR depending upon what. सिर्फ एक ही चीज है जिसकी बेस पे आपने क्लासिफिकेशन की हुई है, वो क्या चीज है कि you just look at HFN जो discrete time system का जो impulse response है, and if that HFN has finite number of samples, then you call that particular impulse response FIR. Otherwise, you call it IR. Okay, तो ये चीज है. और इसमें भी हमारा जो emphasis है वो किस चीज पे रहेगा? वो इस पे रहेगा कि we are emphasizing on a specific kind of difference equations, जिनको हम कहते हैं कि those are linear differential equations with constant coefficients. So why do we like such equations? Does anyone remember? Because ये जो difference equations हैं, they lead to a rational system function. System function कौन सी चीज है? H of z. ठीक है, we have an impulse response in mind, and when we take its z transform H of z, we call it system function. और जब भी कभी आप जो है एक linear difference equation consider करेंगे जिसके coefficients जो हैं वो constant हैं, तो they when we take the z transform of such equations, they lead to a rational system function. यानी ऐसा H of z होता है जिसका numerator जो है it's a polynomial in z और z inverse,
और जो डिनोमिनेटर है इट्स आल्सो अ पॉलिनोमियल इन z और z इनवर्स। तो उसकी बेस पे फिर वी हैव सो मच मैथमेटिकल टूल्स जिसकी बेस पे हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपके पास रैशनल एच ऑफ जी होगा तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रूट्स आप फाइंड करेंगे एंड यू विल कॉल देम जीरोस, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है उसके रूट्स आप फाइंड करेंगे, यू विल कॉल देम पोल्स। एंड देन बाय नाउ जैसे आप लोग चैप्टर 5 से गो थ्रू करके आए हैं, तो यू नो के हाउ डज अ सिंगल पोल और सिंगल जीरो impacts the frequency response, magnitude response, phase response and group delay for a system function. So that's the thing, यानी कि बहुत सी मजीद possibilities हैं, लेकिन हमारा जो focus है it's limited to linear difference equations with constant coefficients, because when we take the z transform of such equations we get rational h of c. तो इसी को अभी हम exemplify भी कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम जेनेरिक फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, जो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है कि y ऑफ n है और माइनस वी हैव सो मेनी डिलेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट, यानी कि प्रीवियस आउटपुट्स जिनको हम कहते हैं, एंड k गोज फ्रॉम 1 टिल n, और इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनको आप ak's कह रहे हैं। Okay, here is a typo, and then we have dependence on the current input and so many previous inputs as well. तो ये नोटेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर ये नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ये जो चैप्टर 6 है आई प्लान टू रैप इट अप इन 2 लेक्चर्स। आज का लेक्चर है और एक लेक्चर और होगा, एंड देन we'll move to chapter 7 which is the actual design of FIR and IR frequency selective filters. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आपको नजर आ रही है, तो दैट्स द जेनेरिक फॉर्म फॉर अ लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। और ओके, तो अगर हम इसको इनके, एक तो ये कि हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि आप आउटपुट जो है उसको आइसोलेट कर लें, और बाकी हर चीज जो है यू जस्ट ब्रिंग इट टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो एक काम तो आप लोग ये कर सकते हैं, आई अज्यूम के ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ तो नो वन हैज एनी डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग इट। तो जो इनपुट की डिलेड कॉपीज हैं तो दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डीकेस, ये भी कोएफिशिएंट्स हैं जो इनपुट को स्केल कर रहे हैं। ओके, एंड देन व्हाट यू कैन डू वो ये कि ये जो आपके पास पहली इक्वेशन है जहां से मैं एरो पॉइंट कर रहा हूँ, यू कैन टेक द z ट्रांसफॉर्म एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, y ऑफ z की z ट्रांसफॉर्म क्या है, कैपिटल Y of z माइनस समेशन, और z ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर ऑपरेटर दैट टेल्स अस के आप जो है हर इंडिविजुअल जो आपके पास सिग्नल है उसकी सेपरेटली आप z ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। तो y n माइनस k की z ट्रांसफॉर्म क्या होगी, दैट वुड बी y of z multiplied by z2 minus k, क्योंकि आपकी जो आउटपुट है इट इज डिलेड बाय k सैंपल्स, ठीक है। और इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे भी z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, z ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, सो वी कैन गो इनसाइड द समेशन, और ये जो x n minus k जो एक पर्टिकुलर डिलेड इनपुट है उसके लिए क्या आपके पास z ट्रांसफॉर्म आएगी, कैपिटल X of z multiplied by z minus k, and then you can take y of z common। तो ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं टू काइंड ऑफ वंस अगेन प्रूफ के जो हमारे पास लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है उसकी जब आप z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो सिस्टम फंक्शन आपको मिलता है तो दैट इज रैशनल फंक्शन। तो ये हमने अब इस इक्वेशन को इस तरह से सेट कर लिया कि हमारे पास आउटपुट इनपुट जो है वो सेपरेट हो गए। अब जो है आप चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, आउटपुट और इनपुट की आप रेशियो ले लें, एंड दैट रेशियो विल स्टार्ट टू कॉल h of z, ठीक है, जो कि सिस्टम फंक्शन है। और फर्दर आपके पास क्या चीज, राइट हैंड साइड पे क्या चीज बचेगी, न्यूमरेटर में यू हैव अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, कैपिटल M। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन z इनवर्स। और इसी तरह से
डिनोमिनेटर जो है उसमें भी आपके पास पॉलिनोमियल है ऑफ व्हाट डिग्री, कैपिटल M। तो ये वो चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आप लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो h of z आएगा, इट विल बी a rational function of z. Numerator is a polynomial in z inverse, denominator is a polynomial in z inverse. Numerator polynomial के जो roots हैं they are zeros और जो denominator polynomial के roots हैं they are poles. तो यहाँ तक तो हम आ गए। तो what to do next? अब next वही है कि इस चैप्टर का जो स्कोप है उसमें ये है कि वी वांट टू डू एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैशनल h of z, या जो डिफरेंस इक्वेशंस हैं हमने उनकी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कौन से डिफरेंस इक्वेशंस? लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। एंड व्हेन आई से कि वी वांट टू हैव एन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, तो दैट मींस कि जब भी आप इसको किसी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो मोस्ट लाइकली एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे FPGAs हैं या रास्पबेरी पाई, इस तरह की चीजें, जब आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ डू यू प्रोग्राम द लॉजिक, या ये कि हाउ डू यू राइट द कोड, तो उसके लिए वी वांट टू मेक द ब्लॉक डायग्राम्स। हमने एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम्स बनानी है अपने सिस्टम्स के लिए। ये जो h of z, या आप अपने सिस्टम को h of z से कैटेगराइज कर सकते हैं, या कोई भी LTI सिस्टम जो आपके पास गिवन है तो आप उसको इनपुट आउटपुट इक्वेशन से जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो इनपुट आउटपुट इक्वेशन है, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट आउटपुट इक्वेशंस। तो कौन सी इक्वेशंस पे हमारा एम्फेसिस है? लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि फॉर अ गिवन LTI सिस्टम, एक गिवन आपके पास ब्लैक बॉक्स है जिसका h of z आपको पता है या उसकी डिफरेंस इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, तो यू विल सी कि देयर आर काउंटलेस इंप्लीमेंटेशंस पॉसिबल। तो बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, और उनमें से कुछ जो इंप्लीमेंटेशंस हैं they are kind of classic, or they are kind of they are sometimes called canonic form. उसका मतलब ये होता है कि कुछ implementations ऐसी हैं कि जिसमें आपके पास minimum computations होंगी, कुछ मजीद implementations ऐसी होंगी जिसमें ज्यादा computations होंगी। तो जब आप एक ऐसी ब्लॉक डायग्राम बनाएं जिसमें आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए computations जो हैं वो मिनिमाइज हो जाए, तो you call that particular structure और ब्लॉक डायग्राम canonic. ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम्स। अब हमने ब्लॉक डायग्राम्स बनानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम्स IR सिस्टम्स के लिए, और आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम FAR सिस्टम्स के लिए ब्लॉक डायग्राम्स बनाएंगे। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस पॉसिबल हैं, तो लेट मी राइट देयर नेम्स एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम वन बाय वन। One popular implementation structure is called direct form 1, ठीक है। Another one is direct form 2, और ये जो direct form 2 structure है that is called canonic. That means कि इसको जब आप implement करेंगे तो computations जो है वो कम से कम होंगी। और इसी तरह से आपके पास कैस्केड स्ट्रक्चर भी है, और आपके पास पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर भी है, एंड देन यू गाइस हैव ट्रांसपोज स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। तो दीज आर द पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स फॉर IR सिस्टम्स। इसी तरह FAR सिस्टम्स के लिए, तो FAR सिस्टम्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं we'll discuss them in the next lecture इंशाल्लाह। तो जो IR सिस्टम्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है वो सिंपलेस्ट है, और वो वैसे है जैसे इंट्यूटिवली होना चाहिए, यानी कि जो आप इजीली लिख सकते होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। डायरेक्ट फॉर्म 1, ठीक है, उसमें यही है कि लेट मी सी, maybe we can begin with a very simple example and then we can generalize. तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है y of n minus 4 y of n minus 1 plus 5.3 y of n minus 2
इक्वल्स एक्स ऑफ एन और फिर माइनस 7 एक्स ऑफ एन माइनस 1 और फिर प्लस 11 एक्स ऑफ एन माइनस 2। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है। इट इज द सेम डिफरेंस इक्वेशन, ये उसी क्लास से बिलोंग करती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनके लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम के लिए इस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट इक्वेशन के लिए हम सिस्टम फंक्शन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं और हम इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है डायरेक्ट फॉर्म 1 में वो भी डायरेक्टली बना सकते हैं। हाउ? तो पहले हम ब्लॉक डायग्राम पे थोड़ा एम्फेसिस करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगी? सबसे पहले आप कहें कि जी आई हैव एक्स ऑफ एन, ठीक है, और फिर आप कहें कि ये मेरे पास इनपुट थी, इसी तरह से ये मेरे पास आउटपुट है। दरमियान में मुझे सिस्टम बनाना है जो इनपुट को कंप्यूटेशन करके आउटपुट में चेंज करेगा। एंड रूल क्या है, इनपुट से आउटपुट आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, वो रूल जो है वो आपको इस डिफरेंस इक्वेशन में गिवन है। अब कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, अगर आपने राइट हैंड साइड को पहले इंप्लीमेंट करना है तो देख लें कि एक्स ऑफ एन आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, एक्स ऑफ एन माइनस 1 नजर आ रहा है, एक्स ऑफ एन माइनस 2 नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स कि व्हाटएवर इनपुट you have to delay it by one sample, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सी चीज आ जाएगी, x of n minus 1। फिर जब आप उसको मजीद एक सैंपल का डिले देंगे z minus 1 करके, तो जो चीज आपके पास आएगी that would be x of n minus 2। और फिर फर्दर आपने क्या करना है, डिले देने के बाद वो चीज भी आपको नजर आ रही है कि जब आप डिले दे रहे हैं तो उसके बाद आपने जो अपनी इनपुट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज के साथ। तो x ऑफ n माइनस 2 किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 11, ठीक है। तो आप x ऑफ n माइनस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से x ऑफ n माइनस 1 किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन सी इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -7, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें ऐड अप हो रही है। और फिर फर्दर क्या है कि जो इनपुट है इट इज इटसेल्फ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1, ठीक है। और उसके बाद ये चीज ऐड हो रही है। तो एक्चुअली आपके पास 3 चीजें ऐड हो रही हैं राइट हैंड साइड पे। तो क्योंकि आप पेयर वाइज एडिशन करते हैं तो इसलिए आपने 2 एलिमेंट्स यूज किए कि पहले x ऑफ n माइनस 1 और x ऑफ n माइनस 2 को ऐड किए और उनका जो सम है वो आपने x ऑफ n में ऐड कर दिए। तो अब ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है तो दैट इज द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या मामला होगा कि आपको नजर आ रहा है कि y ऑफ n है, y ऑफ n माइनस 1 है, y ऑफ n माइनस 2 है। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले तो आप वही काम करें कि y ऑफ n जो है उसको डिले दें बाय 1 सैंपल और उसके बाद फिर y ऑफ n को दोबारा से डिले दें बाय अनदर सैंपल। तो यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट है दैट इज yn माइनस 1 और यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट है दैट इज yn माइनस 2। और फिर फर्दर आपने क्या करना है, आपने इनको डिले देने के बाद यू हैव टू स्केल देम एंड यू हैव टू ऐड देम जैसे आपने पहले किया था। तो स्केलिंग किसके साथ होगी, y ऑफ n माइनस 2 के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है 5.3 और y ऑफ n माइनस 1 के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, दैट इज -4, ठीक है। और फिर फर्दर क्या है, वी हैव एन एडर हियर जो कि लेफ्ट हैंड साइड से जो कुछ भी आपके पास क्यूमुलेटिव जो चीज आ रही है इट विल ऐड द 2 थिंग्स हियर और फिर आपके पास ये चीज जो है वो इस तरह से आपके पास होगी। तो अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1। तो इसमें क्या है कि अगर ये अब आप मिडिल पॉइंट अपना बना लें तो ये एक आपके पास लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड बीकेस, ठीक है। और राइट साइड पे आपके पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं, दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड एकेस। तो जो बीकेस हैं जब आप h of z लिखेंगे तो they are the coefficients of the numerator polynomial और जो a's हैं they are the coefficients of denominator polynomial। तो जो y जो आपके पास delayed outputs हैं उनके जो coefficients हैं वो राइट साइड पे हैं और जो आपके पास
डिलेड इनपुट्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे आप फॉर्मल सिस्टम फंक्शन भी लिख सकते हैं। सिस्टम फंक्शन लिखने के लिए यू नीड टू टेक द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आप जी ट्रांसफॉर्म लें और जो प्रीवियस स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, जैसे मैं यहाँ पे एक क्विकली लिख देता हूँ, जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y ऑफ z हो जाएगा -4 z इनवर्स y ऑफ z हो जाएगा और फिर प्लस 5.3 z -2 y ऑफ z हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस x ऑफ z हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, और -7 x ऑफ z है मल्टीप्लाइड बाय z इनवर्स, और फिर प्लस 11 x ऑफ z -2 हो जाएगा। और फिर अब आप जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आप y ऑफ z कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 4 z इनवर्स प्लस 5.3 z -2 इक्वल्स, और राइट हैंड साइड पे आप x ऑफ z कॉमन ले सकते हैं। तो फिर आपको राइट हैंड साइड पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, 1 - 7 z इनवर्स प्लस 11 z -2, एंड देन यू कैन टेक द रेशियो to construct the system function y of z divided by h of z। तो वो आपके पास क्या चीज होगी, चीजों को आप रीअरेंज करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास राइट हैंड साइड पे you will get this 7z inverse plus 11 z -2 divided by 1 - 4 z inverse plus 5.3 z -2। तो यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वही है जो मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो ओके, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आउटपुट से रिलेटेड हैं, तो दे गो राइट हियर। ठीक है, तो इसमें यानी कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डिफरेंस इक्वेशन प्रोवाइडेड है या सिस्टम फंक्शन प्रोवाइडेड है, केयर इज नीडेड। यानी कि जब आप ये ब्लॉक डायग्राम वगैरह बना रहे होंगे तो यू नीड टू ड्रॉ इट केयरफुली। ठीक है, स्पेसिफिकली ये है कि जब आप डिफरेंस इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो यू कैन ड्रॉ इट द वे आई डिड, लेकिन जब कभी आपको सिस्टम फंक्शन गिवन हो यानी h of z गिवन हो एंड देन यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम, then you need to take care of the sign of the constants। जो AKs हैं और जो BKs हैं उनके जो signs हैं वो आपने carefully जो है वो embed करने हैं। Let me illustrate this with an example। Okay, तो एक h of z हमारे पास given है, ठीक है, और उसमें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 1 + 3z इनवर्स -4z -2 + 9z -3, और इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 - 2z इनवर्स प्लस 4z -2 और प्लस 11z -3। तो अब h of z गिवन है एंड देन यू गाइस आर सपोज्ड टू मेक द ब्लॉक डायग्राम, यानी कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाना है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाना है। तो उसमें होगा कैसे, वही चीज कि यू नीड टू राइट द इनपुट एंड देन यू नीड टू राइट द आउटपुट, और इन बिटवीन आपने वो फ्लो ग्राफ बनाना है या ब्लॉक डायग्राम बनानी है जिसके जरिए कंप्यूटेशन होने के बाद इनपुट विल बिकम आउटपुट। तो पहले तो आपने डिफरेंस इक्वेशन से देख के जो है वो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी कि यू न्यू, आपको पता था कि आपने आउटपुट को भी डिलेस देने, इनपुट को भी डिलेस देने, लेकिन जब आपने सिस्टम फंक्शन को देख के, सिस्टम फंक्शन गिवन है, ब्लॉक डायग्राम डिफरेंस इक्वेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में ब्लॉक डायग्राम कैसे बनानी है, देयर आर टू वेज। एक तो ये है कि आप ये जो सिस्टम फंक्शन गिवन है आप इस इक्वेशन को, एक तो ये कि इसकी थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करें, यानी कि आप इसको उसी तरह से लिखें कि ये जो h of z है दैट इज द रेशियो ऑफ y of z एंड x of z, और फिर आप इस इक्वेशन की
इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और फिर इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लें और फिर डिफरेंस इक्वेशन बनाएं और वहां से ब्लॉक डायग्राम बनाएं। दूसरा काम ये है कि यू कैन डू इट डायरेक्टली बट इट नीड्स बिट ऑफ मेमोराइजेशन। अब वो मेमोराइजेशन कौन सी है? वो ये कि आपको जो आउटपुट है उसको आपने डिले देना ही देना है। यू नो कि आपने आउटपुट को डिले देना है, लेकिन कितने डिलेज देने हैं आपने? यू हैव टू सी के जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है। तो इस केस में डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, दैट मीन्स कि आपको 3 डिले एलिमेंट्स तो लगाने ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले डिले एलिमेंट के बाद जो आउटपुट है दैट इज yn-1, दूसरे डिले एलिमेंट के बाद जो आउटपुट है yn-2 और तीसरे डिले एलिमेंट के बाद जो आउटपुट है दैट इज yn-3। इसी तरह से न्यूमरेटर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री देखें और पता चला कि इनपुट को कितना आपने डिले करना है। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, तो दैट मीन्स के जो x ऑफ n है उसको भी आप जो है वो 3 टाइम्स डिले देंगे 1 एट अ टाइम। जी बताएं। इस वाले केस में डिनोमिनेटर की नहीं देखनी चाहिए थी x ऑफ n में और y ऑफ n में न्यूमरेटर की? थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करें। जैसे हमने अभी हम देख रहे थे कि x ऑफ n को बनाते हुए कि आपने कहा था कि डिनोमिनेटर की हमने देखनी है कि न्यूमरेटर की सॉरी देखनी है कि मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो हमें डिनोमिनेटर की नहीं देखनी चाहिए थी, इन मतलब न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर की देखनी चाहिए थी x ऑफ n के केस में। नहीं, एक्चुअली ये जो h ऑफ z है तो इसमें जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है इट टेल्स यू के आपको कितनी प्रीवियस इनपुट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है दैट टेल्स यू कि आपको कितनी प्रीवियस आउटपुट्स रिक्वायर्ड है। यानी कि आपने खास टाइम पे आउटपुट कंप्यूट करनी है, उसके लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए। आपको जो पुरानी 4-5 इनपुट्स हैं वो चाहिए होंगी और पुरानी 5-10 आउटपुट्स आपको चाहिए होंगी। तो कैसे पता चलेगा कि कितनी पुरानी इनपुट्स चाहिए और कितनी आपको पुरानी आउटपुट्स चाहिए? तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्रीज से पता चलता है। तो रूल ऑफ थंब यही है कि h ऑफ z जो है इट्स अ रैशनल फंक्शन, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट डिसाइड्स कि कितनी प्रीवियस इनपुट्स चाहिए। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 3 नजर आ रही है, तो x ऑफ n भी हमें चाहिए और 3 पुरानी इनपुट्स भी चाहिए, यानी कि x ऑफ n-1 चाहिए, n-2, n-3। और जब आप आउटपुट के बारे में डिसाइड करेंगे कि प्रीवियस आउटपुट्स कितनी चाहिए, तब आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को देखेंगे। तो उसकी जितनी डिग्री होगी उतनी आपको प्रीवियस आउटपुट चाहिए होगी। फंक्शन में तो आउटपुट ओवर इनपुट नहीं हम लिखते थे? कहाँ पे? ट्रांसफर फंक्शन में जो बिल्कुल, ये आउटपुट ओवर इनपुट ही लिखा हुआ है, ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसको जब आप रीअरेंज करते हैं तो फिर आप जो है इसको ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। यानी ये इक्वेशन आपके सामने ही है, ये देखें, ये मैंने y ऑफ z डिवाइडेड बाय x ऑफ z लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इट्स मिसलीडिंग कि आपको लग रहा है कि अगर न्यूमरेटर में y ऑफ z है तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल जो है इट शुड स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ, यानी कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के जरिए आप जो है वो प्रीवियस आउटपुट्स का पता चलाएं। तो इट्स मिसलीडिंग। इसको आप जब रीअरेंज करते हैं तो फिर इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। लेट मी डू इट फॉर यू गाइस। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक मैथमेटिकल स्टेप है। तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं तो फिर ये चीज आपके पास आती है +11 z-3 इक्वल्स x ऑफ z, और फिर यानी अब वो चीज ज्यादा आपको वाज़ेह नजर आ रही है कि जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है इवेंचुअली इट गॉट अटैच्ड टू x ऑफ z, और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है नाउ इट इज एफिलिएटेड विद y ऑफ z। तो दैट्स द रियलिटी। यानी अब जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो y ऑफ z हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर जब आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मैं यहाँ पे वो स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो पहली टर्म की इनवर्स z ट्रांसफॉर्म y ऑफ n आ जाएगी, दूसरी टर्म की इनवर्स z ट्रांसफॉर्म क्या आएगी 2y ऑफ n, और z इनवर्स की वजह से -1, और फिर +4 y ऑफ n, और z -2 की वजह से yn-2, और फिर +11 y ऑफ n, क्योंकि y ऑफ z हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, z -3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी वजह से yn-3। तो यू कैन सी कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था इवेंचुअली जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो गई है और ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो गई है। तो डिनोमिनेटर जो नीचे जो पॉलिनोमियल है उसके जरिए आपको
y के बारे में पता चलता है कि कितनी प्रीवियस आउटपुट चाहिए, और जो ऊपर जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, उसकी वजह से आपको x के बारे में पता चलता है कि कितनी प्रीवियस आउटपुट चाहिए। तो अब जब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया तो हमें पता चल रहा है कि करंट आउटपुट कंप्यूट करने के लिए y ऑफ n कंप्यूट करने के लिए y ऑफ n-1 चाहिए। पिछले टाइम इंस्टेंट पर जो आउटपुट थी वो आपकी मेमोरी में सेव होनी चाहिए, yn-2 एक टाइम, 2 टाइम इंस्टेंट पहले जो आउटपुट थी वो आपके पास होनी चाहिए, yn-3 वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये यानी कि 3 प्रीवियस आउटपुट्स आपको चाहिए टू कंप्यूट द करंट आउटपुट। इसी तरह से जब आप राइट साइड पे एक्सपेंड करते हैं और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं तो x ऑफ n आ रहा है और फिर +3 x ऑफ n, और z इनवर्स की वजह से x ऑफ n-1, फिर -4 x ऑफ n, क्योंकि x ऑफ z हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और z -2 की वजह से x ऑफ n-2, और फिर +9 और x ऑफ n-3। तो ये पता चल रहा है कि करंट आउटपुट कंप्यूट करने के लिए प्रीवियस 3 आउटपुट चाहिए और करंट इनपुट चाहिए और प्रीवियस 3 इनपुट चाहिए। तो ये चीज है। तो मकसद ये है कि अगर आपको h of z गिवन हो और आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो इधर यू कैन टेक द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म और डिफरेंस इक्वेशन बनाएं, वहां से क्लैरिटी के साथ ब्लॉक डायग्राम बन जाएगी, और अगर आप थोड़ी सी मेमोराइजेशन कर लें तो थिंग्स विल बिकम फास्टर एंड इजियर। तो मेमोराइजेशन ये है कि जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है तो उसके जरिए आपने उसकी डिग्री से आपको पता चलेगा कि कितनी प्रीवियस इनपुट चाहिए, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री से पता चलेगा कि कितनी प्रीवियस आउटपुट्स आपको चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि 3 प्रीवियस इनपुट चाहिए, तो 3 डिले एलिमेंट्स हमने इनपुट वाली साइड पे लगाए हैं टू गेट x ऑफ n-3। इसी तरह से 3 प्रीवियस आउटपुट चाहिए थी, तो आउटपुट को भी आपने 3 सैंपल्स का डिले दिया टू गेट y n-3। उसके बाद फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है, यानी कि यू हैव टू डू पेयर वाइज एडिशन। तो y n-3 जो है उसको आपने एक सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन हमने निकाल ही ली है, तो वहां से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि y n-3 किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 11, और इसी तरह से y n-2 किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, आई कैन सी के इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, और फिर आपने पेयर वाइज एडिशन करनी है, तो इन दो चीजों को आप ऐड कर देंगे, और फिर क्या होगा, y n-1 किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -2। फिर आप पेयर वाइज जो है वो एडिशन करेंगे टू मेक दिस डायग्राम ब्यूटीफुल एंड सिस्टमैटिक। तो ये चीज है, और जो सबसे टॉप पे जो आपका एडर होगा तो उसकी एक इनपुट आपके पास दूसरी साइड से आएगी यहाँ से। इसी तरह से आप इनपुट वाली साइड पे चले जाए, x ऑफ n-3 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंस इक्वेशन से नजर आ रहा है कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। x n-2 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आप करेंगे पेयर वाइज एडिशन, और फिर क्या है कि x ऑफ n-1 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर पेयर वाइज जो है वो आपके पास एडिशन हो रही है, और इवेंचुअली x ऑफ n के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, और एक आपके पास पेयर वाइज एडिशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अब आपके पास ब्लॉक डायग्राम बन गई है, एंड व्हाट पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन दिस इज, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म 1। यानी कि सबसे नाइव वे में जो चीज आप बनाते हैं तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जब आप एक पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन को एज इट इज जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो राइट, तो यानी कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अगली चीज की बात कर रहे हैं, विच इज डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और तरह की इंप्लीमेंटेशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2। उसमें भी मेरे ख्याल में हम एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं तो वो इट वुड बी बेटर। लेट मी थिंक अबाउट अ सिंपल h of z। -3 4z इनवर्स प्लस 5z -2। न्यूमरेटर जो है सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसी तरह से नीचे भी हम कुछ लिख लेते हैं, 1 - 7z इनवर्स प्लस 15z -2। ठीक है, तो इसकी पहले तो हम वही डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर
कि एक तरफ हम डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाएंगे, दूसरी तरफ डायरेक्ट फॉर्म 2। तो पहले हम वही डायरेक्ट फॉर्म 1 बनाते हैं, उसमें उसी तरह से कि हम x ऑफ n लिखेंगे और फिर हम जो है y ऑफ n लिखेंगे, और फिर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल से आपको पता चल रहा है कि जो डिग्री है वो 2 है, तो दैट मीन्स के इनपुट को आपने डिले देना है बाय 2 यूनिट सैंपल्स, z इनवर्स और z इनवर्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 2 है, तो आपने आउटपुट को भी डिले देना है बाय 2 यूनिट सैंपल्स। और फिर फर्दर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल है उसको आप लेबल कर लें, x ऑफ n-1 है। यहाँ पे जो सिग्नल है इट इज x ऑफ n-2, और इसी तरह से यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल है y ऑफ n-1, और यहाँ जो सिग्नल है दैट इज y ऑफ n-2। ठीक है, और फिर अब आपने वही काम करना है कि एक तो एक कोएफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा फिर पेयर वाइज आपने एडिशन करनी है। तो लेट मी राइट द कोएफिशिएंट्स इन अ व्हाइल। तो ये मामला है, और इसी तरह से इनपुट वाली साइड पे भी आपने कोएफिशिएंट्स जो हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने पेयर वाइज जो है वो एडिशन करनी है। और राइट हियर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन और पेयर वाइज एडिशन, ये चीज हो गई। तो अब हम जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो h ऑफ z का एक्सप्रेशन देख के वहां से लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, और यानी विदाउट गोइंग टू द डिफरेंस इक्वेशन एट ऑल। तो इसमें हमें इसको स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। अब वो जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है उसमें किस तरह की इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी, रिकॉल दैट समेशन k गोज फ्रॉम 0 to capital M, ओके। और न्यूमरेटर में हमारे पास थे b केस मल्टीप्लाइड बाय z टू माइनस k डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या मामला था, k गोज फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, और एक केस z माइनस k। तो अब अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आपने सिर्फ और सिर्फ यानी कि इसमें हर चीज डिसाइडेड है। ठीक है, यानी कि जैसे अब ये जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है इसकी राइट साइड पे आपने इनपुट को डिले किया है, तो जो डिलेड जो राइट साइड है वहां पे आपने आउटपुट को डिले किया है, और जो डिलेड आउटपुट्स हैं दे विल गेट मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स, जो कि कोएफिशिएंट्स आप कहां से उठाएंगे, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के वहां से। तो जो डिलेड आउटपुट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स नीचे वाले पॉलिनोमियल से आएंगे। तो जैसे yn-2 जो आपके पास डिलेड आउटपुट है उसके साथ कोएफिशिएंट इनके 15 ही आना है, वो जो आपको डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में z-2 के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। और yn-1 के साथ कोएफिशिएंट कौन सा आना है, जो z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके 7। और जो सबसे टॉप पे जो आपके पास कोएफिशिएंट आना है वो 1 आना है। इसी तरह से इनपुट वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो अब आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को देखना शुरू कर देंगे। तो xn-2 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में z-2 के साथ है, यानी कि 5। और इसी तरह से xn-1 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में z इनवर्स के साथ है, यानी कि 4। और उसके बाद जो है वो आपके पास सबसे टॉप पे जो कोएफिशिएंट है वो 3। तो कोएफिशिएंट्स तो आपने लिख लिए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में आपको केयरफुल रहना पड़ता है, दैट इज द साइन ऑफ ऑल दीज कोएफिशिएंट्स। अभी मैंने ये सारे कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, इनमें से किसी का भी साइन मैंने मेंशन नहीं किया। तो साइन आपने कैसे पता चलाना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ आपने कंपेयर करना है, फिर आपको साइन पता चलेगा। तो अगर हमारे वाला जैसे सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बनती है b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z-2। और इसी तरह से नीचे जब आप देखेंगे तो यू विल सी के 1 माइनस a1 z-1 माइनस a2 z-2। तो यहां से आप जो है वो कोएफिशिएंट्स पता चला सकते हैं कि अगर आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो आपको क्या पता चल रहा है, इनके जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है व्हाट इज दैट, वो है 3 माइनस 4 z इनवर्स प्लस 5 z-2। तो ये 3 क्या चीज है आपके पास, ये आपके पास b0 और फिर
अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि B1 जो है वो क्या है -4 है, और इसी तरह से जो B2 है वो आपके पास 5 है। तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट्स है उनके साइन अब आपको पता चल गए कि B0 जो है दैट वाज 3, तो जो 3 है उसका साइन चेंज नहीं हुआ। B1 -4 है, तो ये जो -4 है तो ये अब आपके पास B1 है, यहाँ पे आपने साइन लगाया है, और B2 जो है वो 5 है, वो ठीक हो गया। और इसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को भी देख ले, उसमें जो आपके पास A2 है वो कितना आ रहा है आपके पास, अगर आप कंपैरिजन करें दैट टर्न्स आउट टू बी -15, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास A1 कितना आ रहा है, A1 जो है टर्न्स आउट टू बी 7, और जो उसके अलावा बस आपके पास जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दैट इज ऑलवेज 1, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो ये साइंस का एक मामला था, देयर यू नीड टू बी केयरफुल। तो उसमें बेहतर ये है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करें और साइंस उसके मुताबिक लिखें। एनीवे, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने लिख ली है यहाँ पे, तो व्हाट इम्प्लीमेंटेशन इट इज स्टिल डायरेक्ट फॉर्म 1, ये भी डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन ही है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम डायरेक्ट फॉर्म 2 डिस्कस करना चाह रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। कि डायरेक्ट फॉर्म 1 जो है उसको अगर हम देखें तो डायरेक्ट फॉर्म 2 कैसे बनानी है, इनपुट लिखें, आउटपुट लिखें, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 में ये मामला था कि जो बीकेस थे वो आपके पास लेफ्ट साइड पे थे, और जो एकेस थे वो आपके पास राइट साइड पे थे। तो अब डायरेक्ट फॉर्म 2 में एक तो ये मामला स्विच हो जाएगा कि आपके पास लेफ्ट साइड पे एकेस आ जाएंगे और राइट साइड पे आपके पास बीकेस आ जाएंगे। और दूसरा फिर ये है कि देयर इज सम फर्दर चेंज एज वेल। तो वो चेंज ये है कि अब आपको एक इंटरमीडिएट जो सिग्नल है वो कंसीडर करना पड़ेगा, वी कॉल इट W ऑफ n। तो आप एक तरफ उसको डिले देंगे तो आपके पास यानी कि आउटपुट वाली साइड आप उससे जो है वो चलाएंगे, और दूसरी तरफ जब आप डिले देंगे तो आपके पास जो इनपुट वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो यूटिलाइज होंगे। तो इसके जो इनके रूट्स हैं कि ये जो चेंज है कहाँ से आ रही है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो जो W ऑफ n एक इंटरमीडिएट सिग्नल है, उसको आपने डिले दिया, फिर आपने उसको फर्दर डिले दिया। तो पहली दफा जब आपने डिले दिया है तो उसको आपने यहाँ पे A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी दफा जब आपने उसको डिले दिया है तो आपने उसको A2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास पेयर वाइज एडिशन है, ठीक है, और इवेंचुअली यहाँ पे भी एडिशन आएगी, ठीक है, और ये चीज हो जाएगी। और दूसरी साइड पे जब आपने W ऑफ n जो है उसको डिलेस दिए Z इनवर्स, तो पहले डिले के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है B1 के साथ, दूसरे डिले के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है B2 के साथ, और फिर जो है आपके पास पेयर वाइज जो है वो एडिशन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे B0 के साथ, ओके। तो ये जो अब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है that is called direct form 2, okay। तो वंस अगेन मेरे ख्याल में ओवर द टाइम ये होगा कि इस चैप्टर में काफी सारी जो चीज है इट्स रिलेटेड टू मेमोराइजेशन। यू गाइस विल नीड टू डू मेमोराइजेशन इन ऑर्डर टू बी फास्ट। अगर आप लोग जो है वो मेमोराइजेशन नहीं करेंगे तो देन यू गाइस नीड टू काइंड ऑफ डिराइव द थिंग्स, और उसके जरिए फिर आपको चलना होगा। तो मेमोराइजेशन माइट बी हेल्पफुल हियर, ठीक है। तो you guys can find ways to actually memorize the rules कि डायरेक्ट फॉर्म 1 से डायरेक्ट फॉर्म 2 आपने कैसे बनानी है। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि ए केस और बी केस जो है उनकी लोकेशन स्वैप हो गई है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में बी केस जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं, ए केस राइट साइड पे हैं, जबकि डायरेक्ट फॉर्म 2 में ए केस लेफ्ट साइड पे चले गए, बी केस जो है वो राइट साइड पे चले गए। तो एक इन्हीं अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके पास आते जाएंगे, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। और फिर ये एक चीज ये थी, और दूसरी चीज जिससे हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि जो ए केस हैं और जो बी केस हैं इनके साइंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू ऑलवेज कंपेयर अ गिवन h of z विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके पास
डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, फिर इनके साइंस की आप कह लें कि ट्रबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन को आप डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्म 1 में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एच ऑफ जी गिवन है तो यू नीड टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग द साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अब हम थोड़ा सा उस पे हम बात करते हैं कि ये जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है तो व्हाट आर इट्स रूट्स। ओके, देखा मैं इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर लें तो इट माइट बी बेटर कि y of n x of n y of n, और पहले हम वही कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, और मैं इनके सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ज़ूम कर रहा हूँ जिसमें 2 ही पोल्स हैं और 2 ही जीरोस हैं। यानी आप उससे बड़ा सिस्टम ले सकते हैं लेकिन इट विल जस्ट मेक आवर डायग्राम्स बिगर, ठीक है, तो जिसकी भी हमें इतनी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने लेबलिंग काफी सारी कर ली है, जो रहती है वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे B0 आएगा, यहाँ पे B1 आएगा, यहाँ पे B2 आएगा, और इस तरह से दैट कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1। और यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट कौन सा आना है, दैट इज गोइंग टू बी A1, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो A2 है, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो दैट इज डायरेक्ट फॉर्म 1, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो मिडिल पॉइंट है, इस इंटरमीडिएट सिग्नल को आप V of n कह लें, क्योंकि अभी हम थोड़ी सी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो अब मामला क्या है कि हमने किस तरह का h of z लिखा हुआ है, तो लेट मी राइट दैट h of z as well, B0 plus B1 z inverse plus B2 z minus 2, और किस तरह का हमने डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या है उसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। तो 1 minus A1 z inverse minus A2 z minus 2, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास h of z है। अब इसको हम फर्दर ये लिख लेते हैं कि जो h of z है दैट इज इक्वल टू h1 of z मल्टीप्लाइड बाय h2 of z। हम कहते हैं ये जो h of z है इसके असल में 2 हिस्से हैं, h1 और h2, वेयर अब h1 कौन सा है और h2 कौन सा है, ये जो सारी चीज है इसको हम कह रहे हैं h2 of z, और ये जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में जो कुछ है ये सारी चीज, तो इसको हम कह रहे हैं h1 of z। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है आपके सिस्टम में, जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो इट पासेस थ्रू 2 सिस्टम्स, ठीक है, और फिर आपको आउटपुट मिलती है। और इस केस में हमें नजर आ रहा है ब्लॉक डायग्राम को देख के कि यहां से यहां तक कौन सा सिस्टम है। ये आपके पास जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल यानी कि h1 of z। तो आपको नजर आ रहा है कि x को हम पास करते हैं पहले h1 में से और फिर हम उसको पास करते हैं h2 में से। अब ये जो चीज है दैट इज एक्चुअली h2, ठीक है, h2 of z, और ये जो चीज थी दैट वाज h1 of z। तो जब आप x of n को पास करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में से जिसमें पहले जो प्रोसेसिंग है वो h1 के जरिए हो रही है, बाद में जो प्रोसेसिंग है वो h2 के जरिए हो रही है, तो उस केस में जो आपको आउटपुट है वो y of n मिलती है। लेकिन क्योंकि LTI सिस्टम जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 2, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप पहले h2 में से अपने इनपुट को गुजारें और बाद में h1 में से अपने इनपुट को गुजारें, यू विल स्टिल गेट y of n, आपको y of n ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2। तो ये जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है दिस वन, ठीक है, इसके जरिए जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको जो चीज मिलती है तो दैट इज डायरेक्ट फॉर्म 1। और जब आप h1 और h2 का जो ऑर्डर है वो आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो चीज आपको मिलती है तो दैट इज डायरेक्ट फॉर्म 2।
तो ये मामला है। तो जब आप यानी ये आपके पास पहला सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो है, जब आप दूसरे सिनेरियो को लेके चलते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास वो इक्वेशंस आती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि हाउ डू यू ड्रॉ डायरेक्ट फॉर्म 2। ठीक है, ये जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है, इसमें जो मिडिल पॉइंट है आपके पास, जो मिडिल आउटपुट है, इंटरमीडिएट आउटपुट है, वो वी ऑफ एन है, और ये जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है उसमें जो इंटरमीडिएट आउटपुट है उसको हम कह रहे हैं डब्ल्यू ऑफ एन। तो V और W आपके पास इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स में। और अब आप फर्दर जो रिलेशनशिप्स हैं वो लिख सकते हैं। जैसे जो पहली इक्वेशन है उसमें आप लिख लें, यानी कि जो पहला सिनेरियो है, ठीक है, फॉर फर्स्ट सिनेरियो आप कौन सी इक्वेशंस लिख सकते हैं? आप जो है वो लिख सकते हैं कि जो कैपिटल V ऑफ Z है, यानी कि आप यहाँ पे आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं पहले सिनेरियो के लिए, कैपिटल V ऑफ Z जो है वो यानी जो इंटरमीडिएट आउटपुट है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो इनपुट के साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह से रिलेटेड है? x ऑफ z किस चीज से मल्टीप्लाई होता है? h1 ऑफ z के साथ। और इसी तरह से y ऑफ z के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि y ऑफ z क्या चीज है? दैट इज बेसिकली द इनपुट। कौन सी इनपुट? जो कि इंटरमीडिएट सिग्नल है, y ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय h2 ऑफ z। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं। इसी तरह से जो सिनेरियो 2 है उसके लिए आप लिख सकते हैं कि कैपिटल W ऑफ Z जो आपके पास आउटपुट है यहाँ पे इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हाउ इट इज रिलेटेड टू x ऑफ Z, या आप h2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, x को। और इसी तरह से कैपिटल Y ऑफ Z किस चीज के इक्वल है? जो इंटरमीडिएट आपके पास सिग्नल है कैपिटल W ऑफ Z, उसको आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? h1 ऑफ Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो अब दोनों सिनेरियोस के लिए जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, जब हम इन इक्वेशंस को मजीद आगे चलाएं, ठीक है, तो इवेंचुअली वी गेट द स्ट्रक्चर और द गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट फॉर्म 2। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए कि आर यू गाइस एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम डूइंग, यानी कि मकसद ये है कि शुड आई शो यू गाइस द कंप्लीट डेरिवेशन or you guys kind of okay, in the sense ke if you guys can memorize the rule that would be good, otherwise फिर यही है कि आप लोग जो है वो जो चीज अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर आप लोग जो है वो चलें। यानी अब मैं डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए दोबारा से यानी कि कुछ इक्वेशंस में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ which will form the basis for us कि हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है उसको कैसे जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है। डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए क्या मामला था कि H2 और H1 जो है वो कैस्केड में आते हैं, कि जो पहले आप H2 में से गुजारते हैं फिर आप जो है वो H1 में से गुजारते हैं। और अभी जो हमने रिलेशनशिप्स लिखे हैं और इंटरमीडिएट सिग्नल जो है उसको हम W ऑफ n कह रहे हैं। तो दोनों रिलेशनशिप्स फिर दोबारा से लिख लेते हैं कि कैपिटल W ऑफ Z इक्वल्स H2 ऑफ Z मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ Z। अब हम देखते हैं कि H2 ऑफ Z इटसेल्फ क्या है। तो H2 ऑफ Z जो है वो कौन सी चीज है? दैट्स द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस A1 Z इनवर्स माइनस A2 Z माइनस 2। ये अब आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज हो गई है, यानी कि अब इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो व्हाट डू यू गेट? ये W ऑफ Z के साथ ये सारा पॉलिनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर जब आप इसको टाइम डोमेन में ले जाएं, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म करें, और एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, W ऑफ n माइनस A1 W ऑफ n Z इनवर्स की वजह से W ऑफ n माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस A2 W ऑफ n Z माइनस 2 की वजह से W n माइनस 2 बन जाएगा इक्वल्स x ऑफ n। तो यहाँ पे अब आप इनके इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि W ऑफ n किस चीज के इक्वल है? ये जो बाकी टर्म्स हैं यू पुश देम टू द राइट साइड, ठीक है। आप कहें कि A1 W n माइनस 1 प्लस A2 W n माइनस 2 प्लस x ऑफ n,
ठीक है। और जब मेरे पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल नहीं होगा बल्कि nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा डिनोमिनेटर में, तो उस वक्त क्या हम लिखेंगे, हम समेशन लिख लेंगे और फिर क्या होगा, k goes from 1 to capital N, फिर हम लिखेंगे k a case w n minus k, ठीक है, प्लस x of n। तो ये जो इक्वेशन आ गई है, तो ये इक्वेशन आपके पास गाइडलाइन है कि आपने डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए लेफ्ट साइड पे क्या मामला करना है जब आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं कि x of n लिखता हूं और फिर y of n लिखता हूं, तो क्या मामला है कि आप एक इंटरमीडिएट सिग्नल जो है वो w of n उससे स्टार्ट करें। और ये इक्वेशन क्या आपको बता रही है कि w of n कैसे बन रहा है, कि w of n की ही डिलेड कॉपीज है। ठीक है, w of n को डिले दें बाय z इनवर्स, मजीद डिले दें बाय z इनवर्स। हमारे वाले केस में जैसे सेकंड ऑर्डर सिस्टम था तो 2 दफा आपने डिले दी है, फिर आप उनको उनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स जो हैं उससे मल्टीप्लाई करें। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स, a1 a2, और फिर पेयर वाइज जो है वो आप एडिशन करें। ठीक है, तो ये और इवेंचुअली आप उस चीज को x of n में जो है वो ऐड कर दें। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट w of n। तो ये हमने लेफ्ट पार्ट जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए बना लिया है। इसी तरह से जो राइट साइड आपने बनानी है डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए, उसके लिए फिर आपको जो सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन लिखी जिसके जरिए हम x of n को w of n से रिलेट कर रहे थे। ये चीज कि हम कह रहे थे कि अगर हमें x गिवन हो तो हमने जो w जो इंटरमीडिएट आउटपुट है वो कैसे कंप्यूट करनी है। तो एक इक्वेशन हमने लिखी है, उसके जरिए हमें आधी जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है उसकी इंप्लीमेंटेशन हमें समझ में आ गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं तो उसके जरिए हमारी जो बाकी जो चीज है वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो लेट मी डू दैट। मैं इसको टाइम इसीलिए ले रहा हूँ कि वी शुड feel comfortable about it. It's not coming out of sky. It's not some magic. बल्कि ये कि it's pure algebraic manipulation. यानी x of n है, पहले आपने जो है वो h2 सिस्टम में से पास किया इनपुट को, फिर h1 में से पास किया है, और अल्टीमेट आउटपुट जो है वो आपकी y of n है। जो इंटरमीडिएट आउटपुट है डायरेक्ट फॉर्म 2 के केस में दैट इज w of n। और एक रिलेशनशिप आप पहले लिख चुके हुए थे कि कैपिटल W of z किस चीज के इक्वल है, कैपिटल X of z मल्टीप्लाइड बाय H2 of z, यहाँ वाला। तो वो रिलेशनशिप हमने यूटिलाइज कर लिया है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, वो भी हमने लिख ली है। अब हम दूसरा रिलेशनशिप जो है वो लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज द सेकंड रिलेशनशिप, वो ये है कि कैपिटल Y of z इक्वल्स H1 of z मल्टीप्लाइड बाय जो इंटरमीडिएट आउटपुट है W of z। ठीक है, ये हो गया। अब H1 जो है वो रिकॉल करें कि व्हाट वाज H1। तो पिछली स्लाइड उससे पिछली स्लाइड यहाँ पे देखें कि H1 हमने किस चीज को कहा था, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसको हमने H1 कहा था। तो लेट्स गो बैक। ठीक है, यही है राइट। तो यहाँ पे H1 अब हमारे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली B0 प्लस B1 Z इनवर्स प्लस B2 z माइनस 2, ये आपका H1 है और मल्टीप्लाइड बाय W of z। ठीक है, अब इस इक्वेशन की डायरेक्टली आप जो है वो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिख लें। तो y of n किस चीज के इक्वल है, B0 W of n प्लस B1 W of n, और z इनवर्स की वजह से W of n माइनस 1 यानी कि डिलेड कॉपी, और प्लस B2 W of n, और फिर z माइनस 2 की वजह से W of n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। और फिर इन जनरल जब आपके पास जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसमें ज्यादा टर्म्स हो तब क्या होगा, तब फिर आप कहेंगे समेशन ऑफ सो मेनी टर्म्स k goes from 0 to m, क्योंकि कैपिटल M जो है दैट्स द ऑर्डर फॉर द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। फिर आप लिखेंगे b केस, और b केस किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, w n माइनस k के साथ। ठीक है, और पहली इक्वेशन जो थी जब आपने उससे स्टार्ट लिया था तो उससे आपके पास कौन सी डिफरेंस इक्वेशन आई थी, लेट मी राइट दैट एज वेल। W of n इक्वल्स समेशन और एक केस W n माइनस k और प्लस x of n, k goes from 1 to capital N। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में इसको कह रहा हूँ, और ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में इसको कह रहा हूँ।
these two equations form the basis जिसके जरिए आप डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप बनाते हैं। तो यानी आपके पास डायरेक्ट फॉर्म 2 का आधा स्ट्रक्चर पहली इक्वेशन से आएगा और डायरेक्ट फॉर्म 2 का जो बाकी हाफ स्ट्रक्चर है वो इस इक्वेशन से आएगा। तो अब फिर वही के सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर हम बनाना चाहें कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। m सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये है कि कैपिटल N इक्वल्स 2। तो इनपुट और आउटपुट हमने मार्क कर दिए। दरमियान में जो कंपटीशन है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए? जो इंटरमीडिएट सिग्नल है W ऑफ n वहां से आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये जो इक्वेशन 1 है उसको देख लें। इक्वेशन 1 आपको क्या गाइड कर रही है कि W ऑफ n जो है आपने उसको डिलेस देने, कितने डिलेस देने? और सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपने 2 दफा डिले करना है और फिर जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, पेयर वाइज आप एडिशन करेंगे। ये काम हो गया। ओके, और फिर अब आप आ जाए, यानी कि ये सब कुछ कहाँ से हुआ था? ये जो इक्वेशन 1 है वहां से। अब फिर आप आ जाए इक्वेशन 2 पे। वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपने जो रिमेनिंग जो पार्ट है ब्लॉक डायग्राम का वो कैसे बनाना है। तो आपने क्या करना है, W को डिलेस देने हैं। कितने डिलेस देने हैं? कैपिटल N is 2, तो आपने 2 दफा आपने W को डिलेस देने हैं। और फिर फर्दर आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद appropriate coefficients। और फिर क्या होगा, पेयर वाइज एडिशन। तो ये चीज, तो अभी भी मैंने यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लेबल नहीं किए। तो राइट हैंड साइड पे कौन से कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं? दे आर बीइंग गाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो कौन से कोएफिशिएंट्स हैं? बीज हैं आपके पास, बी केस। तो B0, B1, B2 और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कौन से कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास पार्ट है तो दैट इज बीइंग गाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है तो दैट इज A1, दिस कोएफिशिएंट इज A2। तो अब यहाँ पे आप कह लें कि सिचुएशन और द प्रॉब्लम डज नॉट एंड हियर। तो अब मामला ये है कि अब जब आपने ये सीख लिया कि डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, तो इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आप थोड़ी देर तक केयरफुली इंस्पेक्ट करें तो यू विल बी एबल टू डू सम फर्दर सिंप्लीफिकेशन। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास W ऑफ n है, आप उसको डिले करते हैं और A1 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट हैंड साइड पे आप सेम W ऑफ n को डिले करते हैं और उसको B1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे जो सिग्नल है, व्हाट इज दैट सिग्नल? Wn minus 1। और यहाँ पे जो सिग्नल है, व्हाट इज दैट सिग्नल? दैट्स द सेम सिग्नल, ये भी W ऑफ n minus 2 है। इसी तरह से यहाँ पे जो सिग्नल है, व्हाट इज दैट? Wn minus 2। और यहाँ पे कौन सा सिग्नल है? दैट्स स्टिल द सेम सिग्नल, Wn minus 2। तो दैट मीन्स के ये आपके पास थोड़ी सी रिडंडेंसी है। तो इंस्टेड ऑफ 4 डिले एलिमेंट्स आपको 2 डिले एलिमेंट्स के जरिए जो है वो आप अपना काम चला सकते हैं। तो इन जनरल जो है फिर जब आपके पास nth ऑर्डर सिस्टम होगा तो आपको 2n डिले एलिमेंट्स के बजाय n डिले एलिमेंट्स जो है वो सफिशिएंट होंगे। तो लेट मी ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम इन अ मोर क्लीन वे नाउ फॉर डायरेक्ट फॉर्म 2। ठीक है, कि इनपुट है x ऑफ n और इसी तरह से आउटपुट है y ऑफ n, इंटरमीडिएट सिग्नल W ऑफ n। ठीक है, W ऑफ n को ही आप डिले करें एक दफा, फिर आप उसको डिले करें दूसरी दफा, और फिर एक तरफ जो है आप उसको A1 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी तरफ जो है आप उसको B1 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से सेकंड डिले के बाद लेफ्ट साइड पे आप उसको A2 के साथ मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पे आप उसको B2 के साथ मल्टीप्लाई करें। और फिर क्या काम होगा, जो होना है यानी कि पेयर वाइज एडिशन। पेयर वाइज एडिशन होगी लाइक दिस, और यहाँ पे भी पेयर वाइज एडिशन हो रही है, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास पेयर वाइज एडिशन हो रही है। ओके, तो ये आपके पास जो चीज आ गई है ये पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, तो ये है डायरेक्ट फॉर्म 2, और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इट्स
कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म मीन्स के इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में you need minimum number of delay elements. कम से कम डिले एलिमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए. और फर्दर लेबलिंग भी आप कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है wn-2 है, ये जो पॉइंट है दैट इज wn-2 एंड सो ऑन. ओके, तो बाद में इसी चीज को फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं. अभी ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई है तो इट इज फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम. कौन सा सिस्टम है? जो कि सेकंड ऑर्डर है और उसमें दिस इज द नोमिनेटर पॉलिनोमियल b0 plus b1 z inverse plus b2 z minus 2 और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कौन सा है? 1 minus a1 z inverse minus a2 z minus 2 और दिस पर्टिकुलर h of z हमारे पास ये चीज आ रही है. एनी क्वेश्चंस? Okay, let's go through the textbook now to speed up the things a bit. क्योंकि जब हम white board पे लिखते हैं तो it takes time. So we have gone through all of this discussion. तो ये सबसे पहले हम direct form 1 structure जो है वो study कर रहे थे. ये figure 6.3 जो textbook में है. So that's a generic block diagram for डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन पता है तो वहां से आप लिख सकते हैं, और अगर आप h of z से लिखना चाहें वहां से भी आप लिख सकते हैं. सम मेमोराइजेशन इज नीडेड. और फिर अब इसमें वो फर्दर डिस्कशन है. और ये जो फिगर 6.4 है दैट फिगर इज द डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन. अब डायरेक्ट फॉर्म 2 कैसे आपको नजर आ रहा है कि जो इंटरमीडिएट सिग्नल है इट इज w of n नाउ. पहले जो डायरेक्ट फॉर्म 1 में जो इंटरमीडिएट सिग्नल है उसको हम v of n कहते हैं. तो ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन, नथिंग टू वरी अबाउट. लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 में यही होता है कि एक इंटरमीडिएट सिग्नल w of n आप कंसीडर करते हैं, फिर उसको आप एक तरफ जब डिले देते हैं तो आप उसको a's के साथ मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जब आप उसको डिलेस देते हैं तो आप उसको बीस जो है या बीकेस जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. और फिर यहाँ पे हम पता चलाते हैं कि देयर इज सम रिडंडेंसी, कि आपके पास जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली द डबल ऑफ व्हाट कुड बी व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. तो जिसकी वजह से फिर आप जो है वो इस डायग्राम को मजीद सिंपलीफाई करते हैं. तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोस इक्वेशंस. तो ये अब आपके पास फिगर 6.5 में जो ब्लॉक डायग्राम है तो दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आईआर सिस्टम, और वो भी कैनोनिकल फॉर्म में, इनके मिनिमम नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स. और अभी यहाँ पे उन्होंने nth ऑर्डर सिस्टम एज्यूम किया, यानी दैट मींस के जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो कैपिटल n है, इनकी डिग्री इज द सेम. बट इन जनरल जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं ऊपर और नीचे उनकी डिग्री इट कुड बी डिफरेंट. तो उस केस में जो ब्लॉक डायग्राम बनेगी इट विल नॉट बी सिमेट्रिक, तो थोड़ी सी एसिमेट्रिक होगी, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट. अब जैसे एग्जांपल में नजर आ रही है कि पर्टिकुलर h of z इज गिवन, जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 2 है. तो दैट मींस के थोड़ी सी एसिमेट्री जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम जो बनेगी. तो यहाँ फिगर 6.6 जो है जो h of z गिवन था उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बनाई है और डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बनाई है. तो उसमें मेरे ख्याल में वंस अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वही है जो साइंस से मुताल्लिक है, जो मैंने आपको रिमाइंड करवाया था. तो इफ यू टेक केयर ऑफ द साइंस देन इट शुड बी काइंड ऑफ इजियर टू डू. और इफ यू गाइस वांट I can spend few minutes to redo this example. 1 plus 2z inverse 1 minus 1.5 plus 0.9. Okay, let's try to do that using a few minutes. Okay, तो जो h of z है हमारे पास that is 1 plus 2z inverse divided by 1
minus 1.5 plus 0.9. 1 minus 1.5 z inverse plus 0.9 z minus 2. अब इसकी हमने वही डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो पहले अगर हम कहें कि लेट्स डू डायरेक्ट फॉर्म 1, तो उसमें क्या होगा कि आप इनपुट लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, और आपको आउटपुट को कितना डिले देना है। लुक एट द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, तो जो आपके पास आउटपुट है उसको आप डिले देंगे बाय 2 यूनिट सैंपल्स। तो यहाँ पे आपके पास y ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास y ऑफ n माइनस 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास आना चाहिए a1, और यहाँ पे आपके पास आना चाहिए a2, और फिर पेयर वाइज एडिशन है, पेयर वाइज एडिशन एंड सो ऑन। और इनपुट का क्या मामला है, इनपुट को आपने कितना डिले देना है। लुक एट द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, तो डिग्री इज 1, तो आपने बस एक सैंपल का डिले देंगे, और यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, दैट वुड बी b1, और पेयर वाइज आपके पास एडिशन है, और यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, b0। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रीड द कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द h of z। b0 आपके पास कितना है, इंस्पेक्शन अगर आप करें तो आपको नजर आएगा कि b0 इज 1, b1 कितना है, दैट इज 2, और इसी तरह से a1 और a2 को हमने देखना है। तो a1 आपके पास कितना है, a1 इज 1.5, और a2 कितना है, माइनस 0.9। तो दैट इज आवर डायरेक्ट फॉर्म 1 इम्प्लीमेंटेशन। अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। x ऑफ n इनपुट लिखें, आउटपुट लिखें, इंटरमीडिएट जो सिग्नल है w ऑफ n वो लिखें, और इंटरमीडिएट सिग्नल को अब आपने डिले देना है बाय 1। अब इसमें यह है कि आउटपुट को आपको 2 प्रीवियस आउटपुट चाहिए और एक प्रीवियस इनपुट चाहिए, तो आपको 2 डिले एलिमेंट्स तो यूज करने पड़ेंगे। तो ये मामला है, राइट। और रिकॉल करें, ये डायरेक्ट फॉर्म 1 को देख के हमें पता चल रहा है कि जो बीकेज हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, जो एकेज हैं दे आर ऑन द राइट साइड। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे आपके पास एकेज होंगे, और राइट साइड पे आपके पास बीकेज होंगे। तो दैट मीन्स के इस तरफ जो चीज आ रही है तो दैट इज a1, तो फिर a2 भी इसी साइड पे है आपके पास, और इस तरफ आपके पास कौन सी चीज है, दैट इज b1, ठीक है। और अब आप फिर पेयर वाइज एडिशन कर लें, यहाँ पे पेयर वाइज एडिशन है और सो ऑन, और यहाँ पे पेयर वाइज आपके पास एडिशन है और ये चीज है, और ये आपका कोएफिशिएंट जो है वो b0 है। अब आप यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। a1 आपके पास कितना है, दैट इज 1.5, और a2 आपके पास कितना है, दैट इज माइनस 0.9। b1 आपके पास कितना है, 2 है, और b0 कितना है, दैट इज 1। तो ये आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन आ गई है, तो वी कॉल इट डायरेक्ट फॉर्म 2 implementation. Okay, for this particular example. Any questions? यानी कि जो हम ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो दिस होल प्रैक्टिस इट बिकम्स मच इजियर अगर आप जो है वो जो इसकी एसेंस है उसको समझ लें कि डिफरेंस इक्वेशन अगर गिवन है तो उससे आपने सिस्टमेटिकली ब्लॉक डायग्राम कैसे बनानी है, या एच ऑफ जी गिवन है तो उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल या डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल से जो आपने कोएफिशिएंट्स कैसे उठाने हैं, कहाँ पे रखने हैं, और उनको अप्रोप्रिएट साइंस आपने कैसे अटैच करने हैं। उसके बाद देयर इज सम फर्दर डिस्कशन, ये कि जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं कई दफा जो है जो मैथमेटिशियंस हैं दे लाइक स्लाइटली डिफरेंट नोटेशंस फॉर दोज ब्लॉक डायग्राम्स। इस तरह की जो नोटेशंस हैं या इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन,
यानी कि कई दफा आप ब्लॉक डायग्राम्स के बजाय जो है वो आप फ्लो ग्राफ्स बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम या फ्लो ग्राफ इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों केसेस में आपने जो सिग्नल की जो मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जिधर भी जहां पे आप एरो बनाएंगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी वही मामला है कि देयर आर एरोज जिनको हम ब्रांचेस कहते हैं, और जहाँ पे ब्रांचेस मिल रही होती हैं तो दोस पॉइंट्स उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वी कॉल देम नोड्स। तो essentially वही ब्लॉक डायग्राम्स हैं बट देयर इज अ डिफरेंट वे टू प्लॉट देम एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिग्नल फ्लो ग्राफ। और आई अज्यूम के वी कैन इजीली comprehend this particular notation क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स में आप लोग जो है इस नोटेशन को कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो टॉप पे जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर हम उसकी फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो दिस इज हाउ वी डू। तो जो जी इनवर्स जो डिले एलिमेंट आपने लगाया था तो आप उसको जो है वो यानी हर चीज को आप कह लें कि थोड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में जो चीजें आपको क्लैरिटी के साथ वजाहत के साथ नजर आ रही होती हैं तो फ्लो ग्राफ में वो चीजें इम्प्लिसिट हो जाती हैं कि डायरेक्टली आपको नजर नहीं आ रहा होता लेकिन इनडायरेक्टली यू नो के व्हाट डज इट मीन। जैसे जो टॉप पे जो आपके पास फिगर है तो दैट्स अ ब्लॉक डायग्राम, और जो आपके पास जो बी सब फिगर है तो दैट इज अ फ्लो ग्राफ। और पहली फिगर और दूसरी फिगर में क्या फर्क है कि आपने जो एडर्स हैं और जो डिले एलिमेंट्स हैं तो आपने उनको एक तरह से हाइड कर दिया हुआ। तो और उसके अलावा ये कि आप किसी भी इंटरमीडिएट नोड जो है उसकी लेबलिंग कर सकते हैं और हर इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप जो है क्या लिख सकते हैं, आप जो डिफरेंस इक्वेशन है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो लेट मी डू दैट। तो दैट मीन्स के यही वो चीज़ होगी जिस पे हम लोग एंड करेंगे। तो दैट टेल्स मी कि आईआर की जो डिस्कशन है वो इनकम्प्लीट है, तो विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हम जो रिमेनिंग टाइम है वो हम ये थोड़ा सा इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो ये चीज़ है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ डिज़ाइन। तो उसमें ये है कि हमारे पास पहले एक ब्लॉक डायग्राम गिवन थी, तो लेट मी ड्रॉ दैट ब्लॉक डायग्राम। तो क्या मामला है कि वी हैव एन इनपुट एंड वी हैव एन आउटपुट, और दरम्यान में हमारे पास इंटरमीडिएट सिग्नल है W ऑफ n। हमने उसको एक सैंपल का डिले दिया है और लेफ्ट साइड पे हमने उसको एज के साथ मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड पे हमने उसको बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमने जो पेयर वाइज एडिशन है वो की है। ओके तो ये चीज तो अगर हम इसको इस ब्लॉक डायग्राम को इंस्पेक्ट करें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये कौन सी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म 2, और वो भी कैनोनिकल। और इसके लिए अगर हम h of z लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल जो है उनकी डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल जो है b0 प्लस b1 z इनवर्स है, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो है 1 माइनस a1 z इनवर्स है। तो ये पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन हमारे पास है। इसकी हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है। तो इसमें यह है कि जहां जहां पे आपके पास सिग्नल्स कंबाइन हो रहे हैं, जहां जहां से आपके सिग्नल्स जो है वो लीव कर रहे हैं, तो वहां पे आप सर्कल्स बनाएंगे, यू कॉल देम नोड्स। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है W ऑफ n, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है Y ऑफ n, ये कौन सा पॉइंट है X ऑफ n, और ये जो पॉइंट है तो दैट इज Wn माइनस 1। तो Wn से Wn माइनस 1 पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप Z इनवर्स लिख सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि आपने डिले किया है जिसकी वजह से W ऑफ n जो है इट बिकेम Wn माइनस 1। इसी तरह से X ऑफ n पे या इस पर्टिकुलर नोड पे क्या मामला हो रहा है, इसका लेवल X ऑफ n नहीं होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर नोड पे एडिशन हो रही है, एक सिग्नल X ऑफ n है
और दूसरा सिग्नल कौन सा है, wn-1 है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट था, wn-1, लेकिन इसकी स्केलिंग किस चीज के साथ हो रही थी, a1 के साथ। तो wn-1 जो है वो a1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ऐड हुआ है, तो जिसके बाद आपके पास ये चीज आई है और फिर फर्दर जो है वो आप यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नोड पे कोई एडिशन नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज सी ओके राइट, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एडिशन नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है दैट इज w ऑफ n इटसेल्फ, जिसको आप डिले देते हैं। और फिर w ऑफ n के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो w ऑफ n-1 को दूसरी तरफ आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इवेंचुअली एक दूसरी चीज भी आपके पास आ रही है, यहाँ पे w ऑफ n जो है इटसेल्फ इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय b0, और दो चीजें आपके पास यहाँ पे ऐड होती हैं, तो फिर आपके पास y ऑफ n बनता है। तो ये आपके पास फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जहां जहां नोड्स हैं वहां पे आप जो है वो इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे इन नोड्स को अगर हम नंबरिंग कर दें, ये नोड नंबर 1 है, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 एंड नोड नंबर 4। तो पहले नोड पे आप डिफरेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, यस वी कैन। क्या डिफरेंस इक्वेशन है, आप कह रहे हैं कि पहले नोड पे क्या हो रहा है कि x ऑफ n को आप ऐड करते हैं इनटू व्हाट, इनटू a1 wn-1, तो फिर आपके पास क्या चीज बनती है, w ऑफ n। इस तरह से जो दूसरा नोड है वहां पे आपको वहां पे ऐसा वैसे कोई इक्वेशन नहीं है, देयर इज नो इक्वेशन देयर, क्योंकि चीजें ऐड नहीं हो रही। तो नोड नंबर 3 पे क्या मामला है कि y ऑफ n कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि w ऑफ n जो है उसको आप b0 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड किस चीज में करते हैं आप, w ऑफ n-1 उसमें ऐड करते हैं, और उसकी स्केलिंग आप किस चीज से कर रहे हैं, w ऑफ 1 के साथ। और इसी तरह से नोड नंबर 4 पे क्या मामला हो रहा है कि w ऑफ n-1 कैसे बन रहा है, ओके तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो आप यही बता सकते हैं कि wn-1 इज ऑब्टेन्ड बाय डिलेइंग, कि आप डिले करते हैं किस चीज को, w ऑफ n को बाय 1। तो यानी हर नोड पे अगर आपके पास एडिशन हो रही है तो आप एक डिफरेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर एडिशन नहीं हो रही कुछ भी और हो रहा है तो यू कांट राइट एन इक्वेशन बट यू कैन आइडेंटिफाई द नोड्स। तो जब ये चीज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो इवेंचुअली हमने एक कई दफा हमारा टास्क ये होगा कि अगर आपके पास कोई फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन गिवन है उस पे आप हर नोड पे डिफरेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इवेंचुअली वी वुड लाइक टू कंप्यूट द सिस्टम फंक्शन, और फिर अगर आपके पास वो जो फ्लो ग्राफ था ओरिजिनली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो फिर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस के वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हमारे लिए वेल नोन है। तो जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिगर 612 में जो स्ट्रक्चर है तो दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन जब आपने सिस्टम फंक्शन बना लिया फिर दोबारा उसको लिखा तो फिर आपने उसको डायरेक्ट फॉर्म 1 में लिखा है। तो ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आईआर सिस्टम्स के लिए। उसमें कैस्केड आर्किटेक्चर और पैरेलल आर्किटेक्चर, ट्रांसपोज्ड आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे। फिर ये सेम आर्किटेक्चर जो है वो हम एफआईआर सिस्टम्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो या उससे ऑनवर्ड हो। कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। Any questions? चले, if there is no question तो that's the end of the lecture. क्वेश्चन जो अभी हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया है, हमने वो डायरेक्ट फॉर्म 2 को देख के बनाया है, तो इज इट पॉसिबल टू मेक इट by looking at the equation like h of z का पूरा एक्सप्रेशन, is it possible to make the signal flow graph from there? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो वो ब्लॉक डायग्राम की तरह ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक डायग्राम चाहिए तो ही फ्लो ग्राफ बनेगा। तो फ्लो ग्राफ जो है जब आप उसकी एसेंशियल्स यानी कि जो उसकी बेसिक्स हैं कि उसमें नोड्स होते हैं और ब्रांचेस होते हैं, जब आप उसको समझ लेते हैं तो आप उसको h of z से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको डिफरेंस इक्वेशन से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मे बी वी कैन आल्सो डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर के कोई डिफरेंस इक्वेशन लेके हम वहां से जो है वो फ्लो ग्राफ बनाएंगे या कोई h of z से हम फ्लो ग्राफ बनाएंगे।